नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कुलदीप शर्मा जी, भाजपा के सीनियर नेता हैं और साथ में स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के कुछ अहम मुद्दों को, लेकिन सबसे पहले इनके साथ हम बात करेंगे एक जो कल एक बयान सामने आया है हमारे पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जो दिया है। सर शर्मा जी, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। धन्यवाद अश्विनी जी। आप बताएं कि सत्यपाल मलिक जी ने जो सरकार की नीतियों को लेकर एक बयान दिया है कि सरकार गलत कर रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए अश्विनी जी, सत्यपाल मलिक जी, जहाँ तक मैं उनकी जीवनी के बारे में जानता हूँ कि वो खुद एक आंदोलनकारी रहे हैं और बहुत बड़े किसान नेता भी रहे और किसान नेता भी रहे और किसानी से ही आए हैं। उनका परिवार किसान ही है। तो उन्होंने जो कल बयान दिया है तो मैं समझता हूँ कि ये जो किसानों का धरना करीब 110 दिन हो गए लगा हुआ है, तो अगर हमारे जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर उनके पास अच्छे सलाहकार होते, मेरे जैसे सलाहकार होते, तो मैं ये ज़रूर कहता कि हम किसानों के बीच में बैठकर इस समस्या का समाधान, जैसे सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि एमएसपी पे बात करते, एक ऑर्डर बना देते, एक लिखित में दे देते कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतना होना चाहिए, इतना होगा, तो ये धरना इतना लंबा चलता नहीं और ये धरना समाप्त भी हो सकता था। लेकिन होता क्या है कि जो राजा कितना भी अच्छा हो, लेकिन जो लोग उनके आगे पीछे होते हैं वो उनको गुमराह करते हैं। मतलब राजा के जो वजीर हैं वो खराब हैं? मैं खराब नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा चाटुकार हैं। चाटुकार तो आप समझते हैं ना कि जो उल्टी ही सलाह देंगे। तो सत्यपाल मलिक जी गवर्नर हैं, आज भी गवर्नर हैं, हमारे गवर्नर रहे हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं। उन्होंने कोई बयान दिया है तो इस तरह का बयान देने के पीछे उनकी यही मंशा है जो मैं कह रहा हूँ कि समस्या का समाधान, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने कहा है तपो राज राजो नरक, कि तप करने के बाद राज मिलता है और राज के बाद अगर राजा ठीक काम नहीं करेगा तो नरक मिलता है। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जैसे सत्यपाल मलिक जी ने कहा है कि मैं मीडिएटर बनता हूँ, मध्यस्थता करता हूँ और इस समस्या को ख़त्म कर देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी भी अपील है प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री बहुत प्रिय हैं पूरे भारत देश नहीं, पूरे विश्व में उनकी चर्चा है, उनको लोग मानते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस समस्या को ख़त्म कर देना चाहिए। एक चीज़ और देखने को आई है, धारा 370 टूटी, उसके बाद लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी रहा। बीजेपी की तरफ से यही कहा गया कि जो आम जनता है अब वो उनको चैन की सांस आएगी, उनको सब कुछ मिलेगा। डोमिसाइल प्रक्रिया शुरू हुई, डोमिसाइल बन भी गए, अभी भी बन रहे हैं। डोमिसाइल वैलिड हैं या नहीं हैं ये अभी तक किसी को पता नहीं है। अब दूसरी बात ये भी है कि मौजूदा समय में अब यहाँ पर यूटी बनने के बाद उपराज्यपाल जी का शासन है, तो क्या इस शासन में आम जनता को सुख की सांस है? देखिए, जहाँ जहाँ भी गवर्नर रूल होता है तो उसको मेरी भाषा में ये कहा जाता है अफसरशाही निज़ाम, अफसरशाही रूल। यहाँ पे तो सरकार नाम की चीज़ है नहीं। गवर्नर साहब हैं, वो भी उन्हीं अफसरों के साथ बैठते हैं जो अफसर पॉपुलर गवर्नमेंट में वो भी नाचते हैं। जैसे आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, लेकिन मैंने सुना था जो TN सेशन आए थे हमारे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो उन्होंने कहा था ये जो अफसरशाही है ये नाचने वालियों की तरह होती है। जिस तरफ ताकत होती है डांस उनका उस तरफ होता है, बाकी किसी से लेना देना नहीं होता। मेरे जैसा आदमी, मैं अभी सरकार की मिनिस्ट्री में एक वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटी भी कर रहा हूँ। मैंने एक KS ऑफिसर को अपना कार्ड भेजा कि कुछ लोग मिलना चाहते थे, कोई काम था JDA में। तो आप यकीन मानोगे KS अधिकारी ने मुझे मिलने से मना कर दिया कि टाइम नहीं है, टाइम लेके आइए। तो आप IAS की बात छोड़ दो, जो हमारे लोकल KS अफसर है उनका भी दिमाग साथ में आसमान में पहुंच गया है कि ये नहीं देखा। मैं 40 साल पुराना लीडर हूं और
बहुत से कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों पे मैं आज भी हूँ, विराजमान हूँ, रहा भी हूँ और सीनियर लीडर हूँ स्टेट का सियासी। लेकिन उस जेडीए के वाइस चेयरमैन ने इतना भी ये नहीं कहा कि इतना बड़ा आदमी या एज से बड़ा, चलो मारो गोली सबको एक तरफ। अगर उम्र के हिसाब से देखा जाए तो मैं सीनियर सिटीजन भी हूँ, नेतागिरी भी छोड़ दो। तो अगर केएस अधिकारी नहीं सुन रहा आम जनता को, तो आईएएस अधिकारी तो अंदर घुसने नहीं दे रहे। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था आपके इंटरव्यू में कि हर अधिकारी अपने ऊपर वाले अधिकारी का जवाबदेह बन गया है, पब्लिक के साथ उसका कोई लेना देना नहीं। ये तीसरे गवर्नर आए हैं मनोज सिन्हा जी, मैंने 3 बार इनसे टाइम लेने की गुजारिश की और लेटर भी भेजा, ऑनलाइन भी, लेकिन आज 4 महीने से मुझे कोई जवाब नहीं आया। तो आप बताइए कि मेरे जैसा आदमी अगर गवर्नर से नहीं मिल सकता तो आम आदमी एक डीसी से या तहसीलदार से कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता। तो यहाँ एक अनार्की फैली है। और दूसरी बात जो आपने कही कि बच्चे सड़कों पे हैं, हाहाकार मचा है। अरे भाई, जो घर का मुखिया होता है और उसके 8 बच्चे या 10 बच्चे हैं, तो मुखिया तभी घर चलाएगा ना जब हर बच्चे की सुनेगा, हर बच्चे के मिजाज को पहचानेगा कि इसको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, ये रो क्यों रहा है, इसको चुप कैसे कराना है। लेकिन अगर मुखिया ही नहीं सुनेगा तो परिवार तो ऐसे रोएगा और उसकी आवाज़ पड़ोसी भी सुनेंगे। हमारी आज स्टेट का ये हाल है कि सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। अरे समाधान हो ना हो, अब मैं बैठता हूँ, मेरे पास रोज़ 40-50 लोग आते हैं। मैं बीजेपी का कार्य करता हूँ, लेकिन वो लोग आते हैं बीजेपी का समझ के, तो मैं उनको चाय पिलाता हूँ, पानी पिलाता हूँ, सुनता हूँ उनको, काम हो ना हो। लेकिन वो कहते हैं जी कुलदीप शर्मा के पास गए थे, उसने आश्वासन दिया कि मैं कोशिश करूँगा, काम हो जाएगा। अरे भाई, इतना भी अगर आप कह दो तो भी लोग खुश हो जाएंगे। नहीं, इतना तो वो आराम से सब कहते हैं। कल रविंदर रैना जी की बात कर ले, कल मेरे सामने के ही 2 इंसिडेंट्स हैं। एक वाइन शॉप ऑनर एसोसिएशन, उन्होंने पहले बाहर प्रोटेस्ट किया, बाद में उन्हें अंदर बुलाया गया, वो अंदर गए, उनसे बात की और कहा कि ठीक है जी, आपका मसला हल करेंगे। हालांकि दिन 4 ही बचे हैं उनके पास भी, मसला हल होगा या नहीं होगा ये बाद की बात है। वहीं दूसरी तरफ वो CI BSF CI SF के जो बच्चे हैं वो बीजेपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। कल हमने उनका इंटरव्यू किया, प्रोफेसर भीम सिंह जी आए हुए थे वहाँ पर। तो उन बच्चों में इस बात को लेकर रोष था कि जो मीडिया है, हम पर भी गुस्सा थे कि मीडिया है वो अपोजिशन से सवाल पूछता है, सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछता है कि क्यों हमारी बात नहीं सुनी जा रही। अब आप भी बीजेपी का पार्ट हो, इसीलिए आप ही ये बताएं कि आश्वासनों से क्या मसले हल होते हैं। देखिए अश्विनी जी, आपने सवाल भी खुद किया और जवाब भी आपने खुद ही दे दिया कि अगर रविंदर रैना की जगह कुलदीप शर्मा के पास वो प्रभार होता, अध्यक्ष में होता, तो मैं तो ज़रूर इनकी समस्या है मैं दिल्ली तक ले जाता, मैं ज़रूर लड़ता कि जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको करना ज़रूरी है। नहीं तो मैं यही कहता भाई मैं नहीं कर सकता, ये लो इस्तीफ़ा, ताकि जनता तो खुश हो जाती। अगर हम जिस चीज़ को कर नहीं सकते उसका आश्वासन देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं उस किसी पद पे नहीं हूँ जहाँ मैं प्रधानमंत्री जी से अपील कर सकूँ या कंसर्न मिनिस्टर से अपील कर सकूँ। आपने बीजेपी के तो यही कहना है कि बीजेपी का एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप एक डीसी के चपरासी को आप ये बोल दो कि वो डीसी के बराबर है, तो वो तो डीसी तो उसको अंदर नहीं घुसने देता। ये नहीं होता, ये तो एक सिस्टम होता है। अब एक कार्यकर्ता को पूछो कभी आपने रविंदर रैना से या किसी और से बैठकर कभी चाय का कप पिया है? वो बोलेगा नहीं पिया, क्योंकि उसको पीने देने के लिए उसके साथ घनिष्ठता चाहिए, है ना। तो ऐसा कहीं किसी पार्टी में नहीं होता। ओहदा होता है, ओहदे के हिसाब से इंसान को स्टेप बाय स्टेप आगे चलना पड़ता है। अब जो कहना और करने में अंतर है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो समस्याएं आप समझ सकते हो, कर सकते हो, उसको करना चाहिए, ताकि लोगों में जो विश्वास हमारे प्रति आज भी है वो बहाल रहना चाहिए। कल हमारे चुनाव होते हैं, कल लोग ये ना कहें जी आपने फलां वादा किया था और आज आप फिर वोट मांगने आ गए, आपने वो वादा पूरा नहीं किया।
तो मैं अपने नेताओं से भी अपील करूंगा कि हम जो हमसे हो सकता है हमें दिन रात बाहर निकल के करना चाहिए, और जो हमसे बाहर है, हमारे बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पास जाना चाहिए, उनको कहना चाहिए भाई हमारी ये समस्या, इसका समाधान करिए। और यही एक तरीका है, टालने से या आश्वासन देने से हम अपने जवाबदेही से मुकर नहीं सकते, पीछे नहीं हट सकते। आज भी सरवाल में कांग्रेस महिला विंग द्वारा, जिला का महिला विंग है, उसने प्रोटेस्ट किया है महंगाई को लेकर। बड़ा अहम मुद्दा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, बाकी बहुत सी सामान है खाने पीने का, वो सब महंगा है। तो हमने भाजपा के ही किसी नेता से बात की तो उन्होंने कंपैरिजन किया था बड़ा कैलकुलेटिव ढंग से। उन्होंने बताया कि जो कांग्रेस के पुराने 7 साल थे, जब बीजेपी के ये वाले 7 साल हैं, महंगाई बढ़ी है। हालांकि उन्होंने डिनाइल नहीं किया, वो कह रहे महंगाई बढ़ी है, लेकिन वहाँ तब महंगाई ज़्यादा बढ़ी थी, आज महंगाई कम बढ़ी है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ बात कांग्रेस की आती है, अपोजिशन की आती है, तो महंगाई वक्त के साथ साथ बढ़ना तय है, और अपोजिशन का काम है उसको अपोज करना, उसके खिलाफ आना। और कांग्रेस क्या, कोई और दूसरी पार्टी भी करेगी, क्योंकि जब हम विपक्ष में थे, मुझे याद है मैंने 50,000 रुपये के पोस्टर उस वक्त प्रिंट किए थे 2013 में, जब मोदी जी ने आना था। तो मैं खुद अपने साथियों के साथ जाके दीवारों पे पेश करता था कि भाई पेट्रोल इतना महंगा हो गया, दालें इतनी महंगी होगी, ये तो हम करते थे। आज हम सत्ता में है और ये काम कांग्रेस कर रही है, तो ये तो चलता रहेगा, क्योंकि मैं ये भी समझता हूँ कि विपक्ष, मतलब जनता पिसती रहेगी, महंगाई में राहत कोई नहीं देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वक्त के साथ साथ महंगाई, आपने देखा होगा कि कभी मैंने नौकरी की थी आर्मी में, थोड़ी की मैंने, 5 साल की, 6 साल, तो मैं 172 रुपये के ऊपर भर्ती हुआ था, 172 रुपये। आप मान सकते हो कि आज एक मजदूर जो है 600 रुपया ले रहा है एक दिन का मजदूरी, तब मैं फौजी बना था 172 रुपये के। तो वक्त के साथ 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 महंगाई बढ़ती है। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इसको कंट्रोल में रखना, ये बड़ी बात है। कंट्रोल में रखने के लिए मैं तो अपने सीनियर से भी बात करता रहता हूँ, अपील भी करता रहता हूँ कि भाई आइए देखिए कि एकदम जो चीज़ अवेलेबल है वो स्टॉक तो नहीं हो रही। देखिए, महंगाई बढ़ने के 2 ही कारण होते हैं कि ये जो व्यापारी लोग हैं ये स्टॉक कर लेते हैं। मैं मध्य प्रदेश में था, वहाँ पे किसान रो रहा था कि 1.5 रुपये किलो प्याज उसको मंडी में भाव नहीं मिला, वो प्याज जम्मू में 50 रुपये किलो बिक रहा था। इसका कारण मुझे समझ में नहीं आया। यही समझ में आया कि ये जो लोग हैं स्टॉक कर लेते हैं और मार्केट में वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और फिर अपने भाव से मार्केट में ले आते हैं। लोगों को मजबूरी होती है, वो 50 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये भी वो लेते हैं। इस पे एक गठन, मैं तो अपील करूंगा, अपने सरकार से भी अपील करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे एक टीम का गठन हो जो ये चीज़ें देखे, भाई कोई स्टॉक तो नहीं कर रहा, जो चीज़ मार्केट में अवेलेबल है उसका रेट कितना हाई कैसे हो गया। तो इस पर कंट्रोल नहीं है, इस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जिस पे डिपार्टमेंट भी है, CPD भी है, लेकिन मैं समझता हूँ वो बिल्कुल डिफंक्ट है, वो काम नहीं कर रहे अपना सही, ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। आपको भी पता होगा पिछले साल लॉकडाउन रहा, करीब कई महीने लॉकडाउन, अनलॉक की प्रक्रिया चली, लोगों के काम धंधे नहीं थे, कईयों की नौकरी छूट गई, आधे वेतन पे, पौने वेतन पे, 25% पे लोगों ने काम किया है, उनको पूरा वेतन भी नहीं दिया गया। लेकिन राहत की सांस वो मांग रहे थे सरकार से कि जो लोगों ने बैंक से लोन लिया है, किसी ने हाउस लोन लिया है, किसी ने गाड़ी का लिया है, बड़े प्रकार के लोन हैं जो लोगों ने, छोटे लोगों ने जो लिए थे, बड़े लोन की बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन जो छोटे छोटे लोन थे उनकी सिर्फ 3 महीने जो है किस्त नहीं आई सरकारी बैंकों की, जबकि प्राइवेट बैंकों ने भी उसका भी रास्ता ढूंढ लिया था। उन्होंने ये कहा कि जी आपको मॉरेटोरियम अप्लाई करना है, उसके बाद आपका कटेगा। आज ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं था कैसे अप्लाई करना है, उनकी किस्तें कटी, डिफ़ाल्टर हुए वो, जिनको सरकारी बैंकों से 3-3 महीने की किस्तों में राहत रही, लेकिन इंटरेस्ट की राहत नहीं रही। लोग कहते रहे कि हमें ये इंटरेस्ट भी छोड़ा जाए, क्योंकि काम धंधा किसी के पास नहीं था। लेकिन सरकार ने
अपना इंटरेस्ट पूरा लिया है, भले ही वो 3 महीने की किस्तें उन्होंने आगे बढ़ाई हैं। इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या सरकार ने लॉकडाउन में राहत दी लोगों को? देखिए, जहाँ पे राहत की बात है कि एक आपदा, मैं उसको आपदा कहूँगा, कि जब भी किसी देश पे आपदा आती है या कोई मुसीबत आती है तो उसमें एक एक उस देश के बच्चे से लेकर बूढ़े तक का कर्तव्य बन जाता है कि उस आपदा से पहले कैसे निपटा जाए। क्योंकि इंसान रहेगा तो ये बातें बाद में जो आपने गिनाई हैं कि इंटरेस्ट की बात है, मैं भी उसमें, मेरी भी छोटी सी एक फैक्ट्री थी, मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ता गया। मेरा बिजली का बिल, आप यकीन मानोगे कि बंद रही फैक्ट्री मेरी 8-9 महीने, लेकिन बिजली का बिल चलता रहा। अब मैंने भी सरकार से अपील की है, भाई मैं भी भुक्तभोगी हूँ, मैं भी बीजेपी का एक कार्यकर्ता होने के नाते कम से कम ये बिजली का बिल तो माफ़ करो भाई। अगर आप बाकी नहीं कर सकते तो बिजली का बिल जो सरकार दे सकती है, बिजली, पानी, सड़क और जो कोविड-19 का जो हम दे रहे हैं, कोविशन के वैक्सीन दे रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, ये तो दे रहे हैं, इसमें आप बिजली का बिल भी कृपा करके। फिर आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर मैं गवर्नर को अपील कर रहा हूँ कि आप अगर सही मायने में लोगों से बिजली के बिल लेना चाहते हो, चाहे वो मकानों डोमेस्टिक हैं चाहे वो कमर्शियल हैं, तो आप कृपा करके एक फिर स्कीम लागू करो, लोगों को अपील करो कि एनएमएसटी स्कीम, एनएमएसटी दोबारा इसको एक्सटेंड करो, 3 महीने 3 किस्तों वाली मत करो, कम से कम 12 किस्तें करो, 12 किस्तें करो और उसका इंटरेस्ट फ्री करो। लोग देने के लिए तैयार हैं। मैं इसीलिए गवर्नर से मिलना चाहता था कि भाई आपका पैसा रुका हुआ है, लोग देना चाहते हैं लेकिन लोगों के पास पैसा है नहीं। बिल्कुल जी, हमारे पास भी बहुत से लोग आए हैं जिनके छोटे छोटे घर हैं, एक कमरा है, उनका बिल लाख लाख रुपए से ऊपर क्रॉस कर चुका है, पुराना बिल दिया नहीं। थोड़ी गलती लोगों की भी है, लेकिन वो तो यही कहते हैं कि जो इसमें इंटरेस्ट लगा वो छोड़ा जाए। लेकिन अब वो बिजली डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाते हैं, उन्हें कहा जाता है कि जी आपको पूरा ही भरना है, नहीं तो आपका कनेक्शन कट जाएगा। अरे पूरा क्या भरना है? जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिस्टर कंसल है, रोहित कंसल, मेरी उनसे टेलीफोन पे बात हुई। मैंने कहा भैया मेरा बिल जो फैक्ट्री बंद थी, जिस महीने फैक्ट्री बिल्कुल बंद थी 50,000 रुपया बिल आया और पीछे मेरा 9,000, 10,000, मैक्सिमम 20,000 ये आता रहा। लेकिन जब फैक्ट्री बंद रही तो 50,000 बिल आया। रोहित कंसल ने एक्सीएन को बोला, एक्सीएन ने गोल मोल जवाब दिया, वो डिब्बे में। दोबारा मैंने कंसल को फ़ोन नहीं किया कि अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है, जो हेड होता है उस डिपार्टमेंट का, अगर वो एक्शन लेगा, मेरे जैसे आदमी का एक्शन ले रहा, तो आम आदमी तो पिस रहा है। इसमें क्या होगा अश्विनी जी कि लोग त्राही देखिए, गलती अफसर करते हैं, भुगतना पार्टी को पड़ता है। हमारी भाजपा की सरकार है, गवर्नर रूल है, तब भी हमारा ही गवर्नर है वो, लेकिन अफसरशाही बिन नकेल हो गई है। अफसरशाही की जवाबदारी तो है नहीं, लेकिन वो भूल गए हैं कि वो नौकर हैं, वो भूल गए हैं कि यही जनता के टैक्स से हम तनख्वाह लेते हैं। वो आज मालिक बन के बैठे हैं और जो जनता मालिक होती है वो आज दरबदर हो गई है। मैं चाहता हूं जनता को भी जागना चाहिए, जनता उठे और अपना सवाल जो है सड़क, मैं खुद कह रहा हूं कि मैं लीड करूंगा कि ये कोरोना का जो टाइम है, इसमें बिजली का बिल तकरीबन या तो बिल्कुल माफ़ होना चाहिए, अगर नहीं तो कम से कम एमनेस्टी जो स्कीम थी उसको 12 महीने की किस्तों में कर दे, ताकि लोग थोड़ा थोड़ा करके उसको पे कर सकें। आखिरी सवाल, डीडीसी ने प्रोटेस्ट किया, उन्हें उपराज्यपाल जी ने बुलाया और उन्हें कहा, आश्वासन दिया कि जी आपको जो आपका बनता प्रोटोकॉल है वो दिया जाएगा। अब उसके बाद अब बीडीसी, आज बीडीसी जाग गए हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पंचायत कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि अगर उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाता है तो इनका भी जो प्रोटोकॉल है वो इन्हें दिया जाए। इस पर आप क्या कहें? देखिए, मैं खुद पंचायत, ऑल इंडिया पंचायत परिषद का अध्यक्ष भी हूं, जम्मू कश्मीर यूटी का। और ऑल इंडिया पंचायत परिषद वही परिषद है जिसने पूरे भारत में पंचायती राज लागू करवाया। आपको पता है कि ये महात्मा गांधी की देन थी, जयप्रकाश नारायण जी भी इसके अध्यक्ष रहे और अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इसके मेंबर रहे। तो इन सब महान नेताओं ने आप ये समझ के बड़ी मेहनत के बाद भारत में ये 3 टायर सिस्टम शुरू किया कि गरीब को अपने गांव वासी को वहाँ पे उसका हक मिले, तो पंचायती राज के माध्यम से। लेकिन जो ये डीडीसी के इलेक्शन हुए तो मैं इससे बिल्कुल पहले भी मुतमईन नहीं था,
क्योंकि जो सरपंच चुने हुए थे, वोट तो उन्होंने डाले थे डीडीसी के लिए। ये आम चुनाव तो कराने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये तो एक बोझ डाला गया जनता के ऊपर कि भाई हर आदमी वोट डालेगा। भाई क्यों? जो सरपंच चुने हुए हैं वो चुने नुमाइंदे हैं। जैसे बीडीसी के इलेक्शन हुए, फैसला तो आप ही की सरकार। सुनिए मैं वहीं पे जा रहा हूँ। जब बीडीसी के इलेक्शन आपने करवाए तो आपने सरपंचों के थ्रू आप करवाए, है ना? तो जब डीडीसी के तो पैटर्न वही होना चाहिए था। अब हमारी सरकार में मैंने पहले कहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ कार्तिकेय नहीं होते, गणेश होते हैं, श्री गणेश होते हैं। वो अपने भगवान शिव और पार्वती के आगे पीछे चक्कर लगा के कहते हैं, हे प्रभु तीनों लोग के हमने भ्रमण कर लिए, तो वो भी खुश हो जाते हैं। तो कार्तिकेय मेरे जैसे बहुत कम होते हैं जो अभी भी चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि 40 साल मैंने अपने जीवन के दे दिए और 40 साल में मैं हर फील्ड में आज भी मैं चल रहा हूँ। लेकिन जब जनता की बात को लेके मैं आगे जाता हूँ तो सुनने वाला, मैं खुद कह रहा हूँ कि आगे सुनने वाले दरवाजे बंद कर देते हैं। अगर हमारी पार्टी, मैं नहीं कहूँगा कि मैं ही हूँ, बहुत से अच्छे लोग हैं जो हाशिए पे हैं। मैं अपनी पार्टी से अपील करूँगा कि चाटुकारों से थोड़ा दूर होके उनको भी तो गले लगाओ। जो सच्चे इंसान हैं, जो पब्लिक में है, जिनको पब्लिक चाहती है, उनकी सुनो। और जब उनकी सुनना शुरू करोगे तो ये जो कमियां आप बता रहे हो, जितने सवाल आपने किए, ये कमियां अपने आप दूर हो जाएंगी। तो ये थे कुलदीप शर्मा जी। बड़ी बेबाकी से, बड़ी सावधानी पूर्वक सरकार का खिलाफत भी कर दी और पार्टी को बचा भी लिया, सवालों का जवाब भी दे दिया। हालांकि कहीं ना कहीं निशाना डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी रहे अनकहे शब्दों में। लेकिन हम देखेंगे अब कि इनके इस जो हमारे साथ वार्तालाप हुआ है, इसका बीजेपी पर या सरकार पर क्या असर होता है। फिलहाल के लिए मुझे दे इजाज़त। कैमरामैन नरेंद्र शर्मा के साथ मैं अश्विनी गुप्ता। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया। चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया। ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।